ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक वीडियो हम बनाए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जिसमें आप लोग देखे होंगे। उसमें एक चीज़ बता दिया गया था, इमेजेस के दो कंडीशन बताया गया था कि जब वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, ये चीज़ बता दिया गया था। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से इस प्रतिबिंब को बना सकते हैं। वक्रता केंद्र यहाँ पे है, अगर वक्रता केंद्र पे माने यहाँ पे वस्तु आप देख रहे हैं ये बी है, तो इसका एक रे इधर से ऐसे जाएगा तो इधर रिटर्न आएगा, और एक रे यहाँ से जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो इधर से जाएगा वो ऐसे फोकस से गुजरेगा, ये वाला जिस रास्ते से जाएगा उसी से रिटर्न हो जाएगा। यानी दोनों इस पॉइंट पर, यहाँ से ही जा करके ये वाला ये ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इमेज यहाँ हमारा बनेगा। ठीक है, तो इमेज आपको कंडीशन याद रखना है कि ये वाला जो है क्या है, ये वाला जो है ये हमारा ए बी वस्तु है, बी डैश और रे डैश क्या प्रतिबिंब है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है इस कंडीशन में। ये चीज़ मैंने स्पष्ट भी कर दिया इधर, देखिए यहाँ पे लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा इस वस्तु का बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही होगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। ये वाला कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। समझ रहे, क्लियर करने के बाद मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे 4 नंबर, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। समझिए, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र यहाँ सी है, मुख्य फोकस ये है, अगर बीच में प्रतिबिंब है तो आप समझ सकते हैं हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि तो ये इनफाइनाइट और समझ रहे हैं ये वाला कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन ये भी इमेज है, ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। यहाँ से रे आया ऐसे, ये रे ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और यहाँ पे ये काटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे इमेज बना। चलिए ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बोर्ड पे लाइव क्लास में बता दिया है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद देखिए जो कंडीशन हम लोग देखे थे, इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। ये वाला कंडीशन, जैसे वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेंगे इमेज उसका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये बात कंडीशन, ये 4 नंबर कंडीशन हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट पर देख सकते हैं, 5 नंबर पर ध्यान देना है। 5 नंबर कंडीशन मेरा ये है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब कि इधर नहीं, इधर बनेगा, इनफाइनाइट की ओर बनेगा, इधर ये वाला। और इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए इससे स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस सब पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा, अनंत पे होगा। चलिए इस कंडीशन के बाद जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, नेक्स्ट कंडीशन पर आपको, लास्ट कंडीशन पर ध्यान देना है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। आप देखिएगा तो हम अवतल दर्पण का उपयोग आप देख सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप मिरर के रूप में भी किया जाता है, यानी हजामती शीशे के रूप में। किस प्रकार किया जाता है, तो वो जो दर्पण होता है तो आप देखेंगे
तो उसमें इस प्रकार उसका समायोजन किया जाता है कि जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो वो हमेशा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही जाएगा। और उसका इमेज कहाँ कैसे बनेगा, तो उसका इमेज बनेगा, आप सोच सकते हैं कि कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा, ये वाला। इसीलिए इसका इस फॉर्म का ही उपयोग करते हैं हम लोग मेकअप मिरर के रूप में। ठीक है, चलिए इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट बात आपको बता दूं कि ये 6 कंडीशन हमारा हो गया। ठीक है, 6 कंडीशन हो गया। आगे की बात, चलिए यदि हम चिन्ह परिपाटी पे डिस्कस करें तो एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आपतित ये वाला एक कार्टेशियन अगर ऐसे मान लिया जाए तो आपतित किरण की दिशा में जो किरण होगी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। ऊपर मेजर करेंगे तो धनात्मक और नीचे मेजर करेंगे तो ऋणात्मक, ये वाला कंडीशन। ये आप चिन्ह परिपाटी इधर से याद कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, आज सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। ऊपर मेजर करेंगे तो धनात्मक, नीचे मेजर करेंगे तो ऋणात्मक। ये वाला सिंपल साधारण कंडीशन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना हम लोगों को। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, यानी हमें F = R/2 यही प्रूफ करना। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो ये चीज़ सब लोग को पता है। चलिए ये वाला तो आप देख रहे हैं, ये वाला चित्र देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला और ये वाला कंडीशन, ये रे गई आई, ये अभिलंब है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें एक एंगल ये वाला, दूसरा एंगल ये वाला है, आई और आर, एफ पी बी। यानी अब एम एन इसका द्वारक आप देख रहे हैं ना, एम एन इसका द्वारक है, समझ रहे हैं। तो माना कि एम एन एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता केंद्री तथा मुख्य फोकस एफ है। अब यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना है, ए एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, आप देखेंगे ए आपको बताया जा सकता है कि यहाँ से किरण देख रहे हैं, ए यहाँ पे है, ए एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर का हो रहा है, आपतित हो रहा है। यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर का हो रहा है, आपतित हो रहा है। समझ रहे हैं, समांतर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं, आप देख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, उसमें से पहला नियम हम जानते हैं कि, या दूसरा नियम मतलब दूसरा नियम क्या है, बताए थे आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसमें आप देखेंगे इमेज में तो ए बी सी और सी बी एफ होगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ए बी सी क्या बना, आई, और सी बी और क्या एफ, यहाँ का बन गया आर। तो ए बी सी और सी बी एफ ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया कि ए बी सी बराबर सी बी एफ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। जब दो भुजा समांतर हो तो एकांतर कोण भी समान होते हैं। जब दो गो भुजा, अगर यहाँ दो भुजाएं समांतर हो, जब दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। याद रखिएगा, समांतर भुजा हो तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से जो ऊपर हम लोग ए बी सी किए थे तो वही कंडीशन है, यहाँ ए बी सी ही है, और ऊपर क्या है सी बी एफ है, तो नीचे देख लीजिए बी सी एफ हो गया। बी सी एफ माने एंगल दोनों ये बराबर होगा। बी सी एफ आप समझ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बी सी एफ यानी बी सी और एफ। ठीक है, माने एंगल सी क्या होगा, ये वाला मैं आपको बता दूं, ये वाला ये भी सेम होगा, दोनों का होगा सेम होगा, यही कंडीशन बता रहा है। ठीक है,
चलिए मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ। 10th क्लास में सब लोग पढ़े होंगे। चलिए इस कंडीशन के बाद CBF माने दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों इक्वेशन को, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए CBF और BCF ये दोनों का होगा बराबर होगा। इस कंडीशन में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ किया जा सकता है कि CF बराबर BF। ये अब देखिए CF बराबर BF और बराबर PF, ये तीनों बराबर होगा। और ये तीनों किसके बराबर होगा? CP/2 के। ठीक है, तो CP माने क्या है? अगर देखा जाए तो CP जो होता है, C माने वक्रता केंद्र, P माने ध्रुव। आज वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेडियस। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये F इक्वल टू रेडियस माने R और 2। तो याद रखिए ये क्या हो गया? F इक्वल टू R/2। कंडीशन याद रखिएगा, F इक्वल टू R/2। यही हमारा प्रूव्ड हुआ और यही संबंध है। आपको पता भी होगा और भी तरीक़े से इसको प्रूव किया जाता है, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे तरीक़े से चाहें तो कर सकते हैं, या और भी तरीक़ा से बोर्ड पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सिद्ध करें कि F 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V होता है अवतल दर्पण में। अब एक कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, एक कंडीशन पे ये वाला सिद्ध करना है। माने दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा। इमेज तो आप देख रहे हैं, माने वस्तु को कहाँ रखे हैं? अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जैसे वस्तु को रखेंगे तो इसका इमेज जानते हैं कहाँ बनेगा? यहाँ पे वस्तु है, इमेज यहाँ बन गया, माने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच इसका इमेज बन गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट भी हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि माना कि इमेज एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप से एक वस्तु AB है जो दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर है। दर्पण के द्वारा इस वस्तु का बना प्रतिबिंब A-B' है जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा है। मैंने ये चीज़ आपको बताया है, दर्पण से बाहर अगर वक्रता केंद्र के बाहर है तो छोटा ही होगा। ठीक है, इतना तो काम सब लोग कर ही सकते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे, PB बराबर U। आप देख सकते हैं P माने क्या है? ध्रुव है, और B एक पॉइंट लिए थे, तो PB जो है ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या है? माइनस में होगी, क्योंकि ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। ठीक है, और PB डैश भी क्या होगी? ये भी माइनस में होगी। तो P माने PB डैश आप समझ सकते हैं। P क्या है आपको पता है? P जो है ध्रुव है और डैश ये चीज़, तो PB डैश आप चित्र बना लीजिएगा तब देखिएगा आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। तो PB डैश किसके माने वस्तु की दूरी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, वस्तु की दूरी को U से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और PF क्या है? P होगा और कैपिटल F, यहाँ आप याद रखिएगा। PB जो है ये किसके बराबर है? U के। PB डैश भी क्या है? अब PF किसके बराबर है? PF बराबर है F के। अब यहाँ पे PC किसके बराबर? PC समझ रहे हैं ना, ध्रुव और वक्र। तो ये है कितना समझ सकते हैं इधर, PC बराबर -R किसके बराबर है? माइनस ये R जो होता है, ये आप सोच सकते हैं फार्मूला आपको पता है कि IF इक्वल टू R/2 होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि PC यही है, तो हमें मिल गया। अब जब चित्र में देखेंगे तो दो त्रिभुज क्या है? दो त्रिभुज समानुपाती है। ठीक है, समरूप समझ रहे हैं ना, समरूप त्रिभुज A-B'-C त्रिभुज ABC, ये दोनों आपको चित्र में मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों क्या है समझ सकते हैं, ये दोनों क्या है? समरूप है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की, इसके बाद आपको पता है कि
कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ आप कर सकते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज है, यहाँ से इक्वेशन 1 मिल गया, यहाँ से इक्वेशन 2 मिल गया। इक्वेशन 1 2 से जब करेंगे आप तो समझ सकते हैं कि बाकी कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा, इतना आएगा। ठीक है। अब चित्र में अगर आप चाहते हैं कि बी डैश सी और अपन में बी सी फाइंड करना, ठीक है, तो ये आप इतना कर सकते हैं। इसके बाद बी डैश सी और बी सी सब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि इधर पहले बी डैश सी फाइंड करना है, फिर बी सी। तो ये वाला आपको मिल जाएगा। बी डैश सी जो है पी सी माइनस पी बी डैश, तो ये आपको मिल जाएगा बी डैश सी। ठीक है। माने चित्र में आपको जब हम लाइव क्लास पढ़ाएंगे तो ये चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। माने जब आप चाहते हैं बी डैश सी फाइंड करना, तो क्या बी डैश सी किसके पी सी में से हमको पी बी डैश को घटाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब इसका मान रख लेंगे। पी सी का मान कितना है, इतना है। इसका मान कितना है, इतना है। इसका मान कितना है, इतना है। और इसका मान इतना है। ये सब का मान रख दिया गया। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये इसका मान ये है और इसका मान ये है, मान रख दिया गया। वहाँ पे पता है कि कौन प्लस में कौन माइनस में होगा। ठीक है। अब इस कंडीशन के बाद पूरे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ओके, इतना तो सब लोग को समझ में आ रहा है। बाकी चीज़ लाइव। अब आपको क्या करना है, आप समझ सकते हैं, बड़ी छोटी सी कंडीशन है। समीकरण 3 उसको मानेंगे और यू भी एफ से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आप देखिए यू भी से यू भी कैंसिल। ठीक है। इधर 2 इधर भी है, इधर भी है, कमन लेंगे तो 2 से 2 सबका हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास इधर बच जाएगा इतना। ठीक है। तो ये आप प्रूफ कर लिए होंगे और इससे इसके सहायता से आप कर भी सकते हैं। ठीक है। और भी तरीक़ा से जब मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो और इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। अगर बाई चांस सिद्ध करना है उत्तल दर्पण से तो सेम कंडीशन वही होगा, स्टेटमेंट भी वही होगा और चिन्ह परिपाटी में भी कुछ खास चेंजिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। बस वही बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इतनी चीज़ें आपको मिल गई। ये सारी चीज़ें समीकरण 1 वही ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। यहाँ से इक्वेशन 1 फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 फाइंड करने के बाद इक्वेशन 2 को फाइंड करना है। यहाँ से इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे, फिर एक दूसरे तुलना करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। समझ रहे हैं, ये बच गया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सबका मान रखेंगे तो ये वाला कंडीशन हमारे पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये वाला, फिर हमको करना क्या है कि फिर यू भी एफ से भाग दे देंगे। ठीक है। जब भाग देंगे तो आप देख रहे हैं कि सब कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, वही बचेगा 1, वही बच जाएगा जो आप सोच रहे हैं कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बस यही मेरा फार्मूला है, सब लोग को पता होगा। इस पे ज़्यादा बस इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। मे भी पूछा भी जा सकता है, सिलेबस में है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। चलिए इसके बाद रेखीय आवर्धन। आवर्धन 2 प्रकार का होता है, एक आवर्धन रेखीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन। तो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय आवर्धन बोलेंगे। इसे एम से सूचित किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका कंडीशन है, ये वाला एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच, तो एम इक्वल टू एच डैश एम हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं और ये इसका मतलब होता यही है कि अब देखिएगा, कोई व्यक्ति बोला कि एक वस्तु है और उसका 2 गुना प्रतिबिंब बनाना है, यानी कहने का मतलब कि वो एम वस्तु है 5 सेंटीमीटर का, उसका प्रतिबिंब 2 गुना बनाना है, यानी 10 बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 2 गुना माने एम 2 गुना का, एम माने कितना कर दिया 2, माने 2 गुना, एम कह दिया 4 गुना। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पे स्टेटमेंट माना कि वही एम एन एक छोटे द्वारों का अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप से वक्रता केंद्र के बाहर ए बी एक वस्तु स्थित है
और दर्पण के द्वारा इस वस्तु का बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, वस्तु से बड़ा छोटा, ठीक है, इस कंडीशन में ये वाला कंडीशन, समझ रहे हैं। अब इसमें एक ही इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद बस यही आएगा, समरूप त्रिभुज एगो आया, इसमें मान रख देंगे एच डैश है, ठीक है, और ये वाला, तो यहाँ पे एच, देखिए यहाँ पे जो होगा एच डैश, एच एम के बराबर होता है, एम इक्वल टू होगा एच डैश बटा एच, समझ रहे ना, ये कंडीशन, ये एम के बराबर होता है। तो इस तरीक़े से आप यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो बेसिकली मैक्सिमम टॉपिक इसमें हम कवर कर लिए हैं, बाकी चीज़ें जो होगी आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो नो टेंशन, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे की बातें आपको बताई जाएगी, इतना आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके बाय, ठीक है, इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो लाइव क्लास में बताएंगे आपको, या वीडियो कॉल करके भी आप समझ सकते हैं। ओके बाय।